हाय एवरीवन, सभी का वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। 8 सितंबर है आज। द हिंदू के सेकेंड एडिटोरियल से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। बिल्डिंग कंसेंसस इसका टाइटल है। थोड़ा सा स्पेशल बनाएंगे आज की क्लास को क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए आए हैं जिनको ये नहीं पता है कि इस एडिटोरियल को पढ़ना कैसे है और पढ़ करके इससे बेनिफिट कैसे लेना है। तो शायद 2-2.5 मिनट 3 मिनट में लगाऊंगा ड्यूरिंग द क्लास। सही अप्रोच बता देंगे आपको एडिटोरियल से मैक्सिमम बेनिफिट को निकालने की। शुरू करेंगे क्लास को अपने क्विज़ के साथ में। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, कॉम्प्रिहेंशन के, ग्रामर के, वोकैब के। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बनाए जाते हैं स्पेशली बैठ करके, ताकि आप ड्यूरिंग द एडिटोरियल ध्यान दें पूरा और लास्ट में अपने आप को टेस्ट कर सकें। तो टेस्ट आपका यही है कि 8 में से 8 मार्क्स मिले। ये आपकी परीक्षा है, इम्तिहान है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाएंगे क्विज़ के। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी बिल्डिंग कंसेंसस। कंसेंसस क्या होती है भाई? ये जो कन रूट जब भी आ जाए कहीं साथ में, शुरू में आ जाए किसी सेंटेंस के, इसका मतलब होता है टुगेदर। ठीक है, और यहीं से कंसेंसस वर्ड बना है। जब सबका सेंस साथ में हो जाए, सब अग्रीमेंट में आ जाए, सबकी सहमति हो जाए, यूनानिमिटी हो जाए। यूनानिमिटी वर्ड भी आपको पता है, ब्रेक करके समझाया हुआ है। यूनो है जब सबका एनिमस, यूनो मतलब एक, एनिमस मतलब माइंड या दिमाग। सबका दिमाग एक, सबकी सहमति तो यूनानिमिटी। दोनों वर्ड्स को पकड़ लेना। कह रहे जी बिल्ड करना है कंसेंसस को, बिल्ड करना है सबकी सहमति को। अच्छा, किसको बिल्ड करना और कहाँ करना है? बात कर रहा है ऑन द G20 समिट इन दिल्ली, इंडियाज प्रेसिडेंसी। बात हो रही है G20 की शिखर वार्ता की, टॉप कॉन्फ्रेंस की, जो होने वाली है दिल्ली में, और इंडिया की प्रेसिडेंसी की। इस साल जो इंडिया प्रेसिडेंट बन बैठा है G20 का, दिल्ली में जो अपनी मीटिंग्स करवाएगा वहाँ पे कंसेंसस बिल्ड करेगा। समिट वर्ड की तरफ ध्यान दें। दो ही मीनिंग्स हैं इस वर्ड के। पहला मीनिंग होता है जी पहाड़ की चोटी, सबसे टॉप का जो पॉइंट होता है किसी भी चीज़ का, खास करके किसी पहाड़ का, तो उसको बोलते हैं समिट। दूसरा मीनिंग जो आप इस तरीके से देखते हैं आज जैसे आर्टिकल में देख रहे हैं, इसका मतलब होता है जी टॉप कॉन्फ्रेंस। ठीक है भाई, कोई इवेंट है उसमें 50 मीटिंग्स होंगी, 50 मीटिंग्स में 1 या 2 या 3 मीटिंग्स जो होगी ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगी, वही कहलाती हैं उस पूरे इवेंट की जो है समिट। तो G20 का समिट होने वाला है नई दिल्ली में। आगे बढ़े टाइटल पैराग्राफ पे, देखें क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहा है द सक्सेस ऑफ द G20 समिट हिंजेस ऑन अ ट्रूस अमंग फ्रैक्शस पार्टीज। कह रहा है जो सक्सेस है, जो कामयाबी है G20 की शिखर समिट की, शिखर कॉन्फ्रेंस की या टॉप कॉन्फ्रेंस की, वो सारी कामयाबी हिंज करती है, डिपेंड करती है, रिलाई करती है, एंकर करती है किस पे? ये निर्भर करती है, ऑन लगा के बता रहा है, एक ट्रूस पे, एक पैक्ट पे, एक समझौते पे। और ये समझौता किसके बीच में? ये ट्रूस होगा जी फ्रैक्शस पार्टीज के बीच में। ऐसी पार्टीज जिनमें फ्रैक्शन पड़ गए हैं, जिनके बीच में दरार आ गई है। फ्रैक्शस पार्टियां वो होती हैं जो हमेशा लड़ती हैं, जिनके डिसएग्रीमेंट होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, फ्रैक्शन आ गया ना इनमें। तो कह रहा कामयाबी इसी चीज़ पे डिपेंड करेगी कि झगड़ा करने वाले जो दो पाले हैं दुनिया में, एक अमेरिका का पाला, एक चाइना रशिया का पाला, इन पालों के बीच में कैसे आप समझौता करवाते हैं और समिट के डिक्लेरेशन पे साइन करवाते हैं। सक्सेस आपका सब्जेक्ट है, हिंजेस इसकी वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सिंगुलर वर्ब। पीछे ऐसे देख रहे हो ना, सेंटेंस जब भी देखो आपको बताया हुआ है 4 चीज़ें पकड़नी है। सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, सेंटेंस की वर्ब कौन है, सेंटेंस का टेंस क्या है और सेंटेंस की वॉइस क्या है। ये 4 बेसिक चीज़ें पकड़ते हो, उसके बाद सेंटेंस का सर पाँव हाथ आपके हाथ में आएगा। ठीक है, जरूरी करना है। तो एक्टिव में बना हुआ सेंटेंस, हिंज ऑन करना, रिलाई ऑन करना, डिपेंड ऑन करना, एंकर ऑन करना, इन सब का मतलब होता है किसी पे डिपेंड करना, निर्भर होना। ध्यान रखें चारों के बाद में ऑन प्रेपोजिशन फिक्स्ड है, एट लगाया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो। फ्रैक्शस पार्टीज वो पार्टीज हैं जिनमें फ्रैक्शन है। अब इससे क्या होगा, ये पार्टियां अनमैनेजेबल या स्टबन हो जाएंगी, जिद्दी या ढीठ हो जाएंगी। फ्रैक्शन पड़े हुए हैं ना, बीच में दरार आई हुई है। उसको लगता है कि रशिया सही कर रहा है, इसको लगता है कि यूक्रेन बेचारा। तो जब दोनों के बीच में फ्रैक्शन पड़ेंगे तो वो पार्टियां अपने आप ही अनमैनेजेबल या स्टबन या ढीठ या जिद्दी हो जाती हैं। तो ये वर्ड को आप ढीठ से जोड़ करके रखें। चलिए आगे बढ़े। सारी वोकैब आर्टिकल की आपको दिखा देते हैं मोटी मोटी, ताकि इसको पढ़ सकें बिना किसी ब्रेक्स के। क्लास को एक लाइक और एक शेयर दे देना। वैसे तो ज़रूरत ना पड़ा करे कहने की, पर फिर भी कह देते हैं, ज़रूर से याद रखा करो। और जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ज़रूर से अपनी एंड्रॉयड और iOS ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पे आपको सभी कोर्सेज मिलेंगे जिनमें पर्सनली आपको गाइडेंस मिल जाती है। राइटिंग के कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है, आप लिख सकते हैं 70 से 80 घंटों में। इस कोर्स पे कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं, फ़ायदा ले सकते हो इस कूपन कोड की मदद से आज।
इसी तरीके से यूपीएससी कंप्लीट माइग्रेशन कोर्स में आपको यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, एसए, प्रेसी, ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस कोर्स। हिंदी से, गुजराती से, बंगाली से, पंजाबी से आप इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं यूपीएससी किसी भी सिविल सेवा एग्जाम के लिए। इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। बैंकिंग का कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस सभी बैंकिंग एग्जाम्स की आपको तैयारी करवाई जाती है। इसी तरीके से सभी एसएससी एग्जाम्स का भी फुल प्रैक्टिस पैकेज अवेलेबल है। डाउनलोड द ऐप टुडे, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक रखा है। चलिए अब आगे बढ़े, क्लास को शुरू करें। ये कॉन्टैक्ट नंबर है टीम से बात करने का व्हाट्सएप के थ्रू। चलिए अपनी वोकैब शीट है, 5 वर्ड्स हैं आज की क्लास में अपने पास। पाँचों वर्ड आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सेशन है 2-4 मिनट का। इस वोकैब शीट का बेनिफिट कैसे लेना है और एडिटोरियल को आपको क्यों और कैसे पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज कमेंट सेक्शन में मैं रोज़ देखता हूँ, सर मैं फला एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मुझे एडिटोरियल पढ़ना चाहिए। तो आज आपको समझा देते हैं। देखो 2023 में अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें इंग्लिश आपका एक सेक्शन है, तो इंग्लिश में रीडिंग के बिना आप मजबूरी से ही अपीयर होंगे एग्ज़ाम में। बिना रीडिंग को मजबूत बनाए आप इंग्लिश में कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे। ये बात है 2023 की। 2012 की, 15 की, 18 में चल जाता था, थोड़ा बहुत ग्रामर अच्छी होती थी, थोड़ा बहुत वोकैबुलरी होती थी, काम चल जाता था। अब नहीं चलेगा। तो चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, क्लैरिकल लेवल की, इंस्पेक्टर लेवल की, एमटीएस लेवल की, चाहे आप रेलवेज, डिफेंस, यूपीएससी, बैंकिंग, रीडिंग जो है फर्स्ट आपका स्टेप है कॉन्फिडेंस को पाने का इंग्लिश के सेक्शन में। इसलिए एडिटोरियल पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, चाहे मुझसे पढ़ें चाहे किसी और टीचर से पढ़ें, पढ़ने की आदत आपको डालनी है। अब दूसरी बात ये, क्या एडिटोरियल ही पढ़ना है, और पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। देखो जी, इस क्लास का ऑनेस्ट मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। मेरी क्लास का ऑनेस्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी बच्चा 1 साल से ज़्यादा इस चैनल पे ना टिके। 6 महीने मैक्सिमम, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने। ठीक तरीके से जब मेरे साथ 6 महीने, 8 महीने आप 10 पढ़ लेंगे ना, तो आप जो ये काम मेरे साथ 45 मिनट में करते हैं, आप घर पे खुद से 10 से 12 मिनट में करने लगेंगे। और जैसे ही उस मुकाम पे आप पहुंचेंगे, इंग्लिश अपने आप ही आपकी ईजी हो जाएगी। इंग्लिश का सेक्शन आपको ईजी लगने लगेगा। फिर उसके बाद आपको चैनल पे ना आना पड़े। मैं किसी को स्पून फीड करके यहाँ पे बिठा करके 5 साल तैयारी नहीं करवाना चाहता। तो आपको सही तरीका सीखना है कि 5 साल इस चैनल पे आपको ना बिताने पड़े, या किसी भी मास्टर के चैनल पे एडिटोरियल ना देखने पड़े। सही तरीका ये है जी, आप स्विमिंग को बिना पानी में उतरे स्विम करना नहीं सीख सकते। साइकिल चलाना हो तो साइकिल चलाने की वीडियो देख करके साइकिल चलानी नहीं आएगी। एडिटोरियल पढ़ना सीखना है या रीडिंग को मजबूत बनाना है, तो खाली मास्टर की रीडिंग क्लास पढ़ने से, देखने से आपकी रीडिंग अच्छी नहीं होगी। इसके लिए आपको खुद भी रीड करना पड़ेगा। वही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आप मिस कर रहे हैं। इस क्लास को मैं शाम में पब्लिश करता हूँ 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे कभी कभी। सुबह में इस टेलीग्राम ग्रुप में 7 बजे, सुबह में 7 बजे मैं उस एडिटोरियल की पीडीएफ आपको दे देता हूँ। जाओ टेलीग्राम में, इस पीडीएफ को डाउनलोड करो। सुबह से शाम तक आपको टाइम मिलेगा 12 घंटे का। 12 घंटे में इस एडिटोरियल को 30 मिनट में जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। 30 ही मिनट देने हैं। मान लीजिए 30 मिनट में आप यहाँ तक पढ़ पाए, फॉर एग्जाम्पल इतना ही पढ़ पाए, तो इतना ही पढ़ना है। मान लीजिए आप 30 मिनट में यहाँ तक पढ़ पाए, तो इतना ही पढ़ना है। मान लीजिए आपने पूरा पढ़ लिया, तो बहुत अच्छी बात है ना। 30 मिनट्स आप देंगे। जिस वर्ड का मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा, आप उस वर्ड के लिए डिक्शनरी में उसको सर्च करेंगे। डिक्शनरी को डाउनलोड करें, फ़ोन में रखें। दिन में कम से कम 15 बार अगर आप डिक्शनरी नहीं खोल रहे हैं, तो इंग्लिश के लिए आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। ये हिंज वर्ड है, तो आपको डिक्शनरी में खोल के देख लेना हिंज का क्या मीनिंग है। आधा घंटा आपको रोज़ सुबह में देना है। और उसके बाद में क्या करना है, शाम को 7 बजे क्लास आएगी, जहाँ तक आपने पढ़ा था वहीं तक अपना एडिटोरियल फिनिश करो। एटलीस्ट इतना तो कर लो। 20 मिनट, 30 मिनट में जहाँ तक मैंने पढ़ाया, जहाँ तक आप पढ़ पाए, उसको मैच करो। आपने इस सेंटेंस का क्या मीनिंग निकाला और मैंने इस सेंटेंस का क्या मीनिंग निकाला, बस यही आपको चेक करना है। जैसे जैसे काम करोगे ना, तो क्या होगा, विद इन 20 to 25 एडिटोरियल्स, 1 महीने के अंदर क्या होगा, आप जो यहाँ थे ना, यहाँ तक पढ़ पाते थे आधे घंटे में, आप ये पूरा पैराग्राफ जो है ना, फर्स्ट वाला पैराग्राफ पूरा करने लगेंगे। और जिस दिन आपके इस तरीके से 150-200 एडिटोरियल्स हो गए, ये एडिटोरियल्स आप पढ़ाने भी लग जाएंगे। पढ़ना तो दूर की बात है, अब आप पढ़ाने जितने तैयार हो जाएंगे। लेकिन चलना कैसे, इसी प्रोसेस से चलना है। शाम को जो है ना, इसको वेब सीरीज़ बना करके क्लास को चला नहीं लेना है, पहले खुद से पढ़ना है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा, सर 150-200 एडिटोरियल कैसे पढ़ें, मतलब उतने दिन वेट करें आपका, हमें दिन में 2 पढ़ने हैं। तो भैया दिन में 2 पढ़ सकते हो ना। आप चैनल पे जाओ, होम पेज को खोलो, द हिंदू एडिटोरियल्स की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, ऊपर से तीसरी या चौथी प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट को खोलो, पुराने सारे आपको 1000 एडिटोरियल्स मिल जाएंगे इसमें। आपके लिए तो सारे नए हैं जो आपने देखे नहीं। मान लीजिए ये वाला एडिटोरियल निकाल लेता हूँ, आज से 4 महीने पुराना, ये लेट से मई का निकाल लेता हूँ, 15 मई का। क्लिक करते हैं इस पर, ये एडिटोरियल खुल गया। इसी के अंदर आपको क्या मिल जाएगी, इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसकी PDF लिंक ऑफ आर्टिकल। जाके क्लिक करूँगा,
आर्टिकल जो है जो मैंने पढ़ा है वो यहाँ पे अभी खुल जाएगा, देखो आपके सामने। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लो, डाउनलोड कर लो इसको यहाँ से और खुद से पढ़ लो और फिर इस क्लास को चला लो। भाई आज मैंने आपको नहीं पढ़ाया ना, तो आपने 15 मई 2023 का एक एडिटोरियल खोला और उसकी एक क्लास को खोला और आपने पीडीएफ को डाउनलोड किया, पहले आधे घंटे में खुद पढ़ा, फिर क्लास को चला लिया, जितना पढ़े थे उतना अपनी क्लास को मैच कर लिया। आगे बढ़ना चाहो तो और भी अच्छी बात है, जो आप नहीं भी पढ़ पाए वो भी साथ साथ पढ़ सकते हैं। तो ऐसा करके जरूरी नहीं है 6 महीने आपको देने पड़े 200 एडिटोरियल्स के लिए, आप 3 महीने में भी इस काम को कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आपका 200 एडिटोरियल्स आप सभी को मैं दे रहा हूं। जिस बच्चे ने मन से पूरे किए होंगे 200 एडिटोरियल करके मुझे बताए, जो बच्चे कर चुके हैं वो ऑलरेडी मुझे बताते हैं सर एडिटोरियल्स हमारा अब रीडिंग वाला पोर्शन जो है बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। इस क्लिप को काट करके चैनल पे वैसे भी डाल देंगे ताकि आने वाले टाइम में बच्चे जो हैं इसको रेफर कर सकें। चलिए अब शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वोकैब शीट पे 5 वर्ड्स हैं अपने पास। पहला वर्ड है जी हेडविंड। क्या होती है हेडविंड? ब्रेक करके बताया हुआ ना, विंड मतलब हवा, हेड मतलब सर पे। ये जा रहा है जी एरोप्लेन, ठीक है, एरोप्लेन। ये सामने से हवा आ रही है, हेड पे इसके पड़ रही है। ये जो सामने से हवा आएगी ये एरोप्लेन की रफ्तार को बढ़ाएगी या कम करेगी? ये एरोप्लेन है आपका, ठीक है, वैसे तो ख़राब सा घटिया सा बनाया मैंने। ये एरोप्लेन जो है, सामने से आने वाली हवा इस प्लेन को धीमा करेगी या तेज़ करेगी? धीमा ही करेगी ना भाई। पीछे से हवा आए तो ये तेज़ हो जाए, सामने से आए तो धीमा हो जाए। तो हेडविंड का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो आपके लिए अनफेवरेबल हो, जैसे प्लेन के लिए सामने से आने वाली हवा होती है, जो आपके रास्ते का रोड़ा बने, जो आपको आगे बढ़ने से रोके। द ग्लोबल जीडीपी हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग हेडविंड्स ऑफ द पेंडेमिक एंड हाई इन्फ्लेशन। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक्सपीरियंस कर रही है अनफेवरेबल कंडीशंस को, रुकावटों या परेशानियों को, जो है एक पेंडेमिक की और बहुत बढ़ी हुई महंगाई की, हाई इन्फ्लेशन की। चैलेंज या डिफ़िकल्टी भी बोलते हैं हेडविंड्स को। इसका बिल्कुल उल्टा होता है जी टेलविंड। टेलविंड जो टेल में पड़ गई, जो प्लेन की पूंछ में हवा पड़ गई, वो प्लेन को आगे बढ़ाएगी ना, प्लेन की रफ्तार को तेज़ करेगी। टेलविंड मतलब फेवरेबल कंडीशन। चलिए याद रहेगा ये वर्ड। नेक्स्ट है जी अपने पास एक्सैसरबेट। एक्सैसरबेट का मतलब होता है जी बुरे को बदतर बनाना, एग्रावेट करना, वर्सन करना चीज़ों को। इसके सिनोनिम हमारे पास ये सारे ही हैं। एक्सैस्पिरेट और एक्सैसरबेट दोनों बहुत बहुत जो है क्लोज सिनोनिम्स है। एक्सैस्पिरेट देख रहे हो ना, दोनों जो है इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। बाकी ये सारे इसके सिनोनिम हैं, रेट्रोग्रेड, रेट्रोग्रेस, डिटीरियोरेट, एग्रावेट। द मेडिसिन एक्सैसरबेटेड हर सिम्टम्स। दवाई ने उसके लक्षणों को और ख़राब कर दिया। दवाई देने से पहले 98 था बुखार, दवाई देने के बाद 102 हो गया। समझ पा रहे हैं? एक्सैसरबेट कर दिया उसकी हालत को। ये वर्ड अब आर्टिकल में देखेंगे आज। अगला वर्ड है अपने पास टेन्यूअस। हिंदी में इसको बोलते हैं महीन, कमज़ोर, वेरी थिन एंड फ्लिम्सी एंड वीक। कोई भी चीज़ जो कमज़ोर हो, चाहे फिजिकली चाहे लिटरली, उसको आप टेन्यूअस बोलेंगे। जैसे आपने कहीं इंटरव्यू दिया और सारा इंटरव्यू ख़राब गया, आपके दोस्त ने पूछा क्या चांसेस है इंटरव्यू में पास होने के, आप बोलेंगे टेन्यूअस चांसेस है, बहुत ही कमज़ोर या महीन से चांसेस है। या फिर आपने पॉलीथीन देखी होगी, पॉलीथीन कैसी पतली सी होती है, तो आप बोल सकते हैं प्लास्टिक बैग्स आर वेरी टेन्यूअस इन नेचर। प्लास्टिक की थैलियाँ बहुत महीन या कमज़ोर होती हैं अपने नेचर के हिसाब से। तो हाथ में पकड़ लो किसी चीज़ को, वो कमज़ोर हो तो भी टेन्यूअस, और वैसे कोई चीज़ जो हाथ में ना आती हो वो भी टेन्यूअस अगर वो कमज़ोर है। देयर इज़ अ टेन्यूअस डिफरेंस बिटवीन अ सोल्जर एंड अ टेररिस्ट। एक सिपाही और एक आतंकवादी के बीच में बहुत महीन सा डिफरेंस होता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट साइड ऑफ द वॉल यू आर स्टैंडिंग। दीवार के किस तरफ आप खड़े हैं यही बताएगा कि आपकी तरफ वाला सोल्जर है या टेररिस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इगैलिटेरियन नया वर्ड आपके लिए। इगैलिटेरियन का मतलब होता है क्लासलेस। एक ऐसी समाज, एक ऐसा सोसाइटी जिसमें ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ना कोई अगड़ी जाती है ना कोई पिछड़ी जाती है। उबंटू बोलते हैं इसको, उबंटू मतलब राम राज्य। तो इगैलिटेरियन समाज हर कंट्री बनाना चाहती है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है किसी भी कंट्री के लिए ऐसे स्ट्रक्चर को खड़ा करना। पीपल हैव लॉन्ग ड्रेम्ट ऑफ एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। लोगों ने बहुत लंबे वक्त से सपना देखा है एक क्लासलेस सोसाइटी का, वर्गहीन समाज का, इगैलिटेरियन सोसाइटी का। याद रखेंगे इस वर्ड को, फर्स्ट टाइम आ रहा है, आज मैंने ऐड कर दिया। लास्ट वर्ड है आज का वेलिएंट, ये भी नया वर्ड है। वेलिएंट वर्ड बना है वेलियंस से या वेलर से। वेलिएंट, वेलियंस एंड वेलर। वेलर का मतलब होता है जी साहस या करेज। वेलर का सिनोनिम है वेलियंस, और वेलिएंट होता है साहसी या करेजियस। ठीक है, आपने कई बार सुना होगा गैलेंट्री अवार्ड है, अशोक चक्र, अर्जुन चक्र किसी जो है सिपाही को दिया गया उसके बलिदान के बाद में, उसकी शहादत के बाद में, गैलेंट्री अवार्ड है। तो गैलेंट्री अवार्ड क्या होता है? सिपाही ने गैलेंट दिखाया, अपने साहस को दिखाया,
कुछ बड़ा करके दिखाया, तो इसीलिए उसको गैलेंट्री अवार्ड दिया गया, उसकी साहस के लिए, उसके, समझ गए ना, हिम्मत के लिए। तो गैलेंट वर्ड को वैलर से कनेक्ट करके रखें, करेज से या साहस से कनेक्ट करके रखें। एवरी डॉग इज़ वैलियंट एट हिज ऑन डोर। हर कुत्ता वैलियंट होता है, हर कुत्ता जो डॉगी है वो करेजियस होता है, बहादुर होता है अपने खुद के घर के दरवाजे पे। डॉग के लिए यहाँ हिज लगाया गया क्योंकि एक प्रॉवर्ब है इंग्लिश में, एक मुहावरा है, ऐसा समझ लो। तो मुहावरा है तो इसमें कुत्ते को अपन ने पर्सोनिफाई किया हुआ, नहीं तो टेक्निकली डॉगी के लिए इट आना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कहावत है, मुहावरा ऐसे ही चलता है, तो हिज के साथ में इसको चलाते हैं। चलिए आगे बढ़ें। अब आ जाए आर्टिकल पे, किस बारे में लिखा हुआ आपको बताया जाए। इस साल इंडिया प्रेसिडेंट तो बन गया G20 का, लेकिन समस्याएं बड़ी बड़ी हैं। चाइना G20 को एक तरीके से बॉयकॉट कर रहा है ना। बड़े जो है इनकी टॉप लीडरशिप इंडिया में आने को तैयार नहीं है, इनका जो छोटा मोटा कोई विदेश मंत्री आ जाएगा। ऊपर से रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, रशियन प्रेसिडेंट भी नहीं आने वाले हैं। और इस G20 में जिन बातों पे चर्चा होनी चाहिए उन पे चर्चा ना होकर के जो बात होगी वो होगी यूक्रेन रशिया वॉर की, जिसमें आधी कंट्रीज यहाँ खड़ी होंगी और आधी यहाँ खड़ी होंगी। अब इस बीच में इंडिया के चैलेंज बढ़ जाते हैं कि कैसे भी करके इस समिट को ठीक तरीके से पूरा किया जाए, जॉइंट डिक्लेरेशन पे साइन करवाया जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो, हिस्ट्री में ऐसा हो जाए कि इंडिया में जब G20 हुई थी तो जॉइंट समिट जो है, जॉइंट डिक्लेरेशन साइन ही नहीं हुई। तो इंडियन प्रेसिडेंट के सामने, पीएम के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, और कैसे वो इससे निपट रहे हैं इस आर्टिकल में आपको बताया गया है। एनालाइजिंग टोन है, एनालाइज करके पूरी सिचुएशन को आपके सामने रख रहा है। चलिए शुरू करें। कराची इंडियाज बिग मोमेंट एज होस्ट ऑफ द G20 समिट will arrive this weekend as world leaders gather in New Delhi for the main event marking the year of its presidency। कह रहे भारत की जो बिग मोमेंट है, बड़ा जो मोमेंट है, होस्ट के तौर पे यानी कि मेजबान के तौर पे, और किसका, G20 की शिखर वार्ता का, समिट का या टॉप कॉन्फ्रेंस का। कह रहे ये टॉप बिग मोमेंट जो है ना, ये अराइव करेगा, ये पहुंचेगा इस वीकेंड। ये बड़ा मोमेंट आने वाला है इस शनिवार इतवार। और कैसे, कह रहे कि एज का मतलब है क्योंकि या जैसे ही। कह रहे क्योंकि या जैसे ही वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो गैदर होंगे, इकट्ठे होंगे नई दिल्ली नाम के शहर में। और क्यों, मेन इवेंट के लिए, सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस के लिए या समिट के लिए, जो मार्क करेगा ईयर को, इसकी प्रेसिडेंसी के साल को। मेन इवेंट में जब इंडिया प्रेसिडेंट बन के बैठेगा चेयर पे, मोदी जी बैठेंगे, तो वही वो मोमेंट होगा जहाँ पे आपको याद रहेगा आज से 20 साल बाद कि इंडिया जो है 2023 में G20 का होस्ट था। तो बिग मोमेंट विल अराइव, ये मोमेंट आने वाली है, ये आएगी इसी वीकेंड पे, शनिवार रविवार को आएगी, क्योंकि वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठा हो जाएंगे नई दिल्ली में और टॉप कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। मोमेंट की वर्ब है विल अराइव, लीडर्स की वर्ब है गैदर, ठीक है। गैदर यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन ये बात कर रहा है फ्यूचर की। जिस बच्चे ने बेसिक ग्रामर मेरे साथ पढ़ी है, चैनल पे होम पेज पे रखी है, वहाँ पे आपको समझाया गया है कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब कब आपको फ्यूचर के लिए यूज़ करना है ना। यहाँ पे आना चाहिए विल गैदर, लेकिन लिखा हुआ गैदर। तो ये वो वाली वीडियो देखिए, अगर बेसिक्स अच्छे हैं तो आप यहाँ पे उसको कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा द ग्रुप इज सीन एज अ मोर इगैलिटेरियन वर्जन ऑफ द G7 एज इट इंक्लूड्स द लीडरशिप ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। कह रहा है ग्रुप जो है ना, देखा जाता है इस सीन, और कैसे, एक और क्लासलेस वर्जन के तौर पे, इगैलिटेरियन या इक्वालिटी वाले वर्जन के तौर पे, जो है G7 का। G7 में क्या है, सब अमीर देश। G20 में क्या है, बहुत सारे देश, अमीर भी और गरीब भी। तो G20 को देखा जाता है G7 का एक ऐसा वर्जन जिसमें बराबरी की भावना आपको दिखेगी, थोड़ा क्लासिस्ट मामला कम दिखेगा। कह रहा है वही क्यों, कह रहा है क्योंकि एज इसमें इंक्लूड है, इट इंक्लूड्स, और क्या इंक्लूड है, लीडरशिप है डेवलपिंग वर्ल्ड की, विकासशील देशों की। कह रहा है एंड इज नाउ द प्री एमिनेंट फोरम फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और अब ये जो G20 है, ये एक प्री एमिनेंट फोरम है। प्री एमिनेंट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पैरामाउंट, प्री एमिनेंट। एमिनेंट मतलब, वर्ड का मतलब ही होता है इंपॉर्टेंट, प्री एमिनेंट मतलब इंपॉर्टेंट से भी पहले इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। करेक्ट, क्योंकि अब ये ग्रुपिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री एमिनेंट एक फॉरम है, एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, वैश्विक आर्थिक सहयोग के लिए। चलिए, ग्रुप की वर्ब है इस सीन, इट की वर्ब है इंक्लूड्स, इट की दूसरी वर्ब है इज। इट इंक्लूड्स द लीडरशिप ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड एंड इट इज़ नाउ द प्री एमिनेंट फॉरम। इगैलिटेरियन आपको बता दिया, जिसमें क्लासिस्ट वाली भावना ना हो, क्लासलेस हो, सब बराबर हो, अमीर गरीब का ज़्यादा झंझट जो है ना हो। प्री एमिनेंट आपको बता दिया, एमिनेंट से भी जो प्री है, इंपॉर्टेंट से भी पहले जो इंपॉर्टेंट है, पैरामाउंट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, या प्री एमिनेंट बोल देते हैं।
चलिए, फोरम, फोरा, डेटम, डाटा, मीडियम, मीडिया, अडेंडम, अडेंडा, याद है ना? वही वाला फॉर्मूला यहाँ लगाना है, पोडियम, पोडिया। तो ये फोरम, फोरा वाला ध्यान रखा करो, इसी के हिसाब से वर्ब कभी कभी आपको चूज करनी होती है। कह रहा है जी, एट द स्टार्ट ऑफ इट्स प्रेसिडेंसी लास्ट दिसंबर इट वॉज क्लियर दैट इंडिया वुड बी हैमस्ट्रंग बाय सेवरल इवेंट्स। कह रहा है जी, अपनी प्रेसिडेंसी के स्टार्ट पे लास्ट दिसंबर में, पिछले दिसंबर में, ये बात क्लियर थी, ये बात साफ थी कि इंडिया जो है हैमस्ट्रंग होगा बहुत सारे इवेंट्स के द्वारा। अब ये हैमस्ट्रंग होने का मतलब क्या होता है? चोटिल या अपाहिज। ये हैमस्ट्रंग वर्ड कैसे बना आपको भी समझा देंगे। हैमस्ट्रंग वर्ड का मतलब समझ लो, क्रिपल या अपाहिज या चोटिल, जो चल ना पाए, लड़खड़ाए, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं हैमस्ट्रिंग की थर्ड फॉर्म हैमस्ट्रंग। समझ गए? तो ये बड़ी चीज़ साफ थी कि इंडिया जो है बहुत जगह इंडिया क्रिपल जो अपने आप को फील करेगा। अब ये हैमस्ट्रिंग बना कैसे है? जो बच्चे क्रिकेट देखते हैं उनको अच्छे से पता होगा हैमस्ट्रिंग्स क्या होती हैं, और जो नहीं भी देखते हैं उनको भी पता होना चाहिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ हैमस्ट्रिंग। जो आपका थाई है ना, इसका जो इसका पीछे वाला हिस्सा है पोस्टीरियर, उसको बोलते हैं हैमस्ट्रिंग। ये एक मसल होती है। अगर ये मसल, ये वाली मसल देख रहे हो, ये ग्लूट्स के बिल्कुल नीचे वाली हैमस्ट्रिंग्स, अगर ये मसल ठीक से काम ना करे या इसमें आपको क्रैम्प आ जाए तो आप कभी आगे चल ही नहीं पाओगे। कभी कभी क्रिकेटर्स जो हैं खेलते खेलते उनके मसल जो है चढ़ जाती है किसी भी स्पोर्ट्समैन के, तो फिर उसको रिटायर्ड हर्ट होना पड़ता है, क्योंकि मतलब ये मसल जो है ना, ये ज़रूरी है चलने के लिए आगे। ये जो खड़ी मसल देख रहे हो आप, तो हैम स्ट्रिंग से ही हमने वर्ब बना दी हैम स्ट्रिंग। किसी को हैम स्ट्रिंग पे वार करके क्रिपल बना देना। तो इंडिया की भी हैम स्ट्रिंग चढ़ी हुई है इसी साल की शुरुआत से G20 के। समझ गए इसको? चलिए, कह रहा द ग्लोबल इकोनॉमिक हेडविंड्स exacerbated by the COVID-19 pandemic meant a challenging environment for New Delhi। कह रहे जो ग्लोबल इकोनॉमिक हेडविंड्स है, हेडविंड मतलब चैलेंजेस, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, दुनिया भर में आर्थिक जो चुनौतियां हैं, जो एक्सेसरबेट हो गई हैं, बद से बदतर हो गई हैं कोविड पैंडमिक की वजह से। कह रहा उनका मीनिंग यही था, दे मेंट, और क्या मीनिंग था कि वो चैलेंज, उनका मीनिंग था एक बहुत ही चैलेंजिंग इन्वायरमेंट, बहुत ही चुनौती बड़ी इन्वायरमेंट नई दिल्ली के लिए या भारत के लिए। और किस काम में? in ensuring that all countries were willing to contribute resources for imperatives। ये इन्वायरमेंट चैलेंजिंग था भारत के लिए इस काम को इंश्योर करने में, या इस काम को पक्का करने में, सुनिश्चित करने में कि सारी कंट्रीज जो हैं वो विलिंग हों, तैयार हों, ताकि वो योगदान दे पाएँ संसाधनों का, रिसोर्सेज का। और किसके लिए? इम्पेरेटिव्स के लिए, या ऐसी चीज़ों के लिए जो बहुत नेसेसरी या अर्जेंट है। इम्पेरेटिव मतलब समथिंग वेरी नेसेसरी और समथिंग वेरी अर्जेंट। अब ये इम्पेरेटिव्स कौन कौन से हैं? ये सारे आपको नाम लिख के बताए गए हैं। सच एज क्लाइमेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड पॉवर्टी एलिवेशन। कह रहे जी इम्पेरेटिव्स हैं क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो फाइनेंस किया जाएगा, जो पैसा इकट्ठा किया जाएगा, और जो निवेश होंगे दुनिया भर के लोगों की हेल्थ में, और पॉवर्टी को एलिविएट करने में, गरीबी उन्मूलन में। पॉवर्टी एलिविएशन मतलब गरीबी उन्मूलन, एलिविएट करना किसी चीज़ को ठंडा या नरम बनाना। पॉवर्टी ठंडी करोगे मतलब लोगों को पैसा दोगे, पॉवर्टी से वो बाहर आएंगे। समझ गए? लंबा सेंटेंस है। कॉन्फिडेंस जिस दिन ये आ जाएगा ना, इंग्लिश से खेलना सीख जाओगे, तब एक जो है ना आपके एग्जाम का एक पोर्शन जो है आपको मजा आएगा उसमें। आपको बाकी 3 पोर्शन देखने होंगे। इंग्लिश को बार बार पढ़ना भी नहीं होता, एक बार जो बच्चा सीख गया फिर 5 साल तक वो एग्जाम देता रहता बिना रिवीजन के। ग्लोबल इकोनॉमिक हेडविंड सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है मेंट, कंट्रीज़ की वर्ब है वर, एक्सेसरबेटेड यानी बद से बदतर बना हुआ, एक्सैस्पेरेटेड, वर्सन, डिटेरियोरेटेड, एग्रावेटेड, है ना। अच्छा, इम्पेरेटिव मैंने आपको बता दिया, बहुत ज़रूरी चीज़, एग्जिजेंसी या अर्जेंट चीज़ को बोलते हैं इम्पेरेटिव, जो करना ही करना है। एलिवेशन यानी चीज़ों को नरम बनाना या इंटेंसिटी को कम करना। देखिए ये जो वर्ड देख रहे हैं ना, विलिंग, विलिंग का मतलब होता है तैयार। क्या होता है जी? तैयार। और इसका बिल्कुल एक वर्ड है उल्टा, जो 1 वर्ड में आपसे पूछा जाता है एसएससी बैंक के एग्जाम में खासकर। 2 वर्ड्स हैं विलिंग के, बिल्कुल एंटोनिम्स हैं। एक शुरू होता है आर से और एक शुरू होता है एल से। ठीक है, जिन बच्चों को ये 1 वर्ड्स आते हो कमेंट्स में डालना, हिंट आपको मैंने दे दिए, पढ़ लेना। जिनको ना आते हो मैं भी थोड़ी देर में आपको यही बता दूंगा क्लास में। जिनको आते हैं ना, विलिंग के दोनों एंटोनिम्स 1 वर्ड्स आर और एल से शुरू होने वाले, जिनको याद है लिखना। कह रहा द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड द सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया वर नेक्स्ट, प्रैक्टिकली स्प्लिटिंग द G20 डाउन द मिडल। कह रहा है यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट और जो सैंक्शंस थे, जो प्रतिबंध थे रशिया के खिलाफ, ये थे अगले। पहले तो यही समस्याएं थी, कोविड आ गया, पैसे की कमी है, हर कंट्री गरीब है, ये तो इंडिया को देखना ही था। उसके बाद में यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट आ गया और सैंक्शन जो थे वो नेक्स्ट हो गए इसके बिल्कुल बाद।
और कह रहा है एक प्रकार से प्रैक्टिकली ये स्प्लिट करते हुए हुए या तोड़ते हुए हुए G20 के ग्रुप को बिल्कुल मिडल में से डाउन द मिडल। स्प्लिट करना यानी हिस्सों में बांटना, डिवाइड करना, बहुत सारे हिस्सों में जो है सेपरेट करना। स्प्लिटिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन है। ये सारे सेंक्शन जो है स्प्लिट करने वाले थे, है ना। चलिए आगे कह रहा है जी, दिस मेड फॉर्जिंग अ जॉइंट स्टेटमेंट इवन लास्ट ईयर डिफिकल्ट। कह रहे इस पूरे मामले ने मुश्किल बना दिया फोर्ज करना एक जॉइंट स्टेटमेंट को पिछले ही साल, यहाँ तक कि जब ये इंडोनेशिया में करवाया गया था। ठीक है, फोर्ज करना यानी किसी चीज़ को मेहनत करके बनाना, फॉर्म करना, क्रिएट करना। जैसे लोहार जो है मार मार के हथौड़ा किसी चीज़ को किसी दूसरे आकार में ढालता है, किसी शेप में लाता है, फोर्ज करता है ना वो। वैसे ही आप भी जब ज़िंदगी में मेहनत करके कोई चीज़ बनाते हैं, अलायंस बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो आप उस वर्ड के लिए फोर्ज है ना, फोर्ज वर्ड को उस काम के लिए यूज़ करते हैं। तो कह रहे इस वजह से पिछले साल ही बड़ा मुश्किल हो गया था G20 करवाना। जॉइंट स्टेटमेंट जब भी किसी ग्रुपिंग की हो, उसके लिए एक वन वर्ड अंग्रेजी में मैं लिख देता हूँ, जिन बच्चों को आता है पहले डालो कमेंट्स में, लिखोगे दिमाग में बैठेगा और यही चीज़ को एग्ज़ाम में काम आ जाएगी। जॉइंट स्टेटमेंट के लिए एक वन वर्ड है अंग्रेजी में विच इज़ कॉल्ड कम्युनिके। राइट, आता है ना सबको। चलो चलिए आगे बढ़े। ऐसे आपके नोट्स तैयार होते हैं रोज़, ये जो आपके सामने मैं तैयार कर रहा हूँ ना, टाइप करते हैं पहले ताकि शाम को आपको टाइप किए हुए रेडीमेड मिले। आगे कह रहा है जी, बट इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो वॉज एबल टू एंश्योर अ टेन्यूअस कंसेंसस बाय ट्रैवलिंग टू मॉस्को एंड कीव एंड एनलिस्टिंग इंडिया सपोर्ट। कह रहे लेकिन पिछले साल तो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट थे जोको साहब, ये लोग एबल रहे, ये प्रेसिडेंट साहब सक्षम रहे इस काम को करने में कि ये इंश्योर कर पाए, सुनिश्चित कर पाए एक महीन सी कंसेंसस को। टेन्यूअस मतलब कमज़ोर सी, डेलिकेट सी, बस एक दो बातों पे कंसेंसस बन गई, सहमति बन गई, बाकी जो है किसी मामले पे कोई भी सहमत नहीं हुआ। और ये सारा काम किया इन्होंने दो तरीके से। पहले तो ये ट्रैवल किए मॉस्को और कीव यानी रशिया और यूक्रेन में, उनसे बात की जा करके, और फिर इन्होंने एनलिस्ट किया इंडिया के सपोर्ट को इन्होंने इकट्ठा किया। एनलिस्ट करना यानी लिस्ट में नाम लिखवाना। इन्होंने इंडिया का सपोर्ट भी मांगा, इंडिया से सपोर्ट मिला और फिर इनको कंसेंसस मिल गई। जोको विडोडो की वर्ब है वॉस। अब आप पूछेंगे सर ये कंसेंसस मिलती कैसे है? जॉइंट स्टेटमेंट या जो मैंने वर्ड आपको बताया कम्युनिके, इस पे साइन हो जाता है तो कंसेंसस बन जाती है। हर कंट्री का, मेजबान का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि कम्युनिके जो है बिना साइन हुए ना चला जाए, कहीं झगड़े में हमारा जो है टॉप कॉन्फ्रेंस खराब ना हो जाए। कह रहे जी, इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑल्सो केम अमिड्स्ट कंटिन्यूइंग बायलैटरल टेंशंस विद चाइना ओवर इट्स बॉर्डर मूव्स। कह रहे इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है साथ ही साथ वो केम हुई यानी कि आई, और किसके चलते? लगातार बनी हुई बायलैटरल टेंशंस के चलते, दो तरफा तनाव के चलते चाइना से, और जो हो रहा है चाइना की बॉर्डर की मूव्स को लेकर के, बॉर्डर पे चाइना की हरकतों बदमाशियों को लेकर के। प्रेसिडेंसी की वर्ब है केम। तो ये भी चैलेंज है हमारे सामने, भाई बदमाश चाइना से बॉर्डर पे निपटे या G20 में निपटे, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा हेडविंड्स है प्रेसिडेंसी के दौरान। कह रहे दिस हैज़ बिकम एन एडिशनल प्रॉब्लम फॉर इंडियाज G20 शेरपा टीम एज चाइना हैज़ प्लेड स्पॉयलर एट मैनी अ मीटिंग। कह रहे जी ये चीज़ बन चुकी है एक एडिशनल प्रॉब्लम, एक अलग ही सरदर्द भारत के G20 शेरपा टीम के लिए। कह रहा है क्योंकि चाइना ने प्ले किया है स्पॉयलर। प्ले स्पॉयलर का मतलब होता है स्पॉयलर की भूमिका को अदा करना। स्पॉयलर मतलब जो चीज़ों को स्पॉइल करे, मामलों में टांग अड़ाए, पानी फेर दे चीज़ों पे, बर्बाद कर दे, क्योंकि चाइना यही भूमिका निभाता आया है बहुत सारी मीटिंग में, मैनिया मीटिंग में। शेरपा टीम वो टीम होती है, ये टेक्निकल वर्ड है कॉन्फ्रेंसेस के लिए, जो पूरा काम करती है, पूरी कॉन्फ्रेंस का ढांचा तैयार करती है। अगर इंडियन पीएम और रशियन पीएम प्रेसिडेंट और जो है जो बाइडेन साथ में बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है उनके दिमाग में कुछ आ रहा है और वो बातें कर रहे हैं, चुटकुले वुटकुले बता रहे हैं एक दूसरे को, फिर लास्ट में बता रहे हैं कि चलो हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही। नहीं, पीछे एक शेरपा टीम होती है जो 6 महीने से एजेंडा पे बात कर रही होती है। इंडिया से वाशिंगटन फ़ोन लग रहे होते हैं, वाशिंगटन से मॉस्को में। ये एक छोटा सा आर्टिकल मैंने पढ़ा था शेरपास के ऊपर, है ना, तो ये थोड़ा आप सर्च करेंगे तो पता लगेगा। तो शेरपा टीम जो है ना काफ़ी टाइम से बातें कर रही है, साल भर से, सारी कंट्रीज़ के शेरपा जो ऑफिसर्स हैं, और वही जो है एडिशनल प्रॉब्लम उनके लिए चाइना खड़ा हो गया है। चलिए, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मैनी अ या मैनी एन का, थोड़ा आगे बढ़ेंगे फिर इस पर आते हैं वापस। ये जो अपना पैराग्राफ पूरा करें। कह रहा है द गवर्नमेंट्स डिसीजन to hold the G20 summit 2 months early instead of in November, the practice has given officials less time to ensure that the leaders' declaration is ready.
सेमीकोलन लगाया, सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, इसी सेंटेंस का दूसरा पार्ट यहाँ मिलेगा। कह रहा है सरकार का जो डिसीजन है होल्ड करने का G20 की समिट को 2 महीना पहले, 2 मंथ्स अर्ली, बजाय किसके, नवंबर के, नवंबर की जगह सितंबर में करवा रहे हैं हम। कह रहा है जी ये जो प्रैक्टिस भी रही है, जो कि समझ गए ना, जो कि एक हमेशा से एक हमारा रीति रही है कि जो वक्त होता है उसी पे जी सबमिट होनी चाहिए दिसंबर के वक्त में, लेकिन इस बार सितंबर में हो रही है। कह रहा है जी इस डिसीजन ने दे दिया है हमारे शेरपास को, हमारे ऑफिशियल्स को कम वक्त इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए इस बात को, कौन सी बात, कि जो लीडर्स का डिक्लेरेशन है वो रेडी है, वो तैयार है ना, ये चीज़ जो है इसके लिए कम वक्त हमें मिला है। अब यहाँ पे सेमीकोलन का क्या बोल रहा है, सम ऑफ द हैवी लिफ्टिंग ऑन बिल्डिंग कंसेंसस विल नाउ बी लेफ्ट टू पीएम नरेंद्र मोदी टू हैंडल। कह रहा है अब थोड़ी जो हैवी लिफ्टिंग है, हैवी लिफ्टिंग मतलब किसी भी काम का सबसे मुश्किल एस्पेक्ट होता है हैवी लिफ्टिंग। भाई हैवी चीज़ लिफ्ट करना हमेशा से मुश्किल होता है ना, तो कह रहा है जी अब कुछ एक जो हैवी लिफ्टिंग है, जो मुश्किल काम है कंसेंसस को बिल्ड करने पे, सहमति को तैयार करने में, वो अब लेफ्ट टू हो जाएंगे, वो छोड़ दिए जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी पे कि वही हैंडल करें। ऑफिशियल्स को टाइम कम मिला तो लास्ट में वो क्या बोलेंगे कि पीएम साहब हमें तो टाइम चाहिए था पर आप पहले करवा रहे हो, तो आप ही देख लो कैसे कंसेंसस लानी है, तो पीएम को ही देखना है, इट विल बी लेफ्ट टू द पीएम मोदी। चलिए डिसीजन की वर्ब होगी हैज़ गिवन, डिक्लेरेशन की वर्ब है इज, सम की वर्ब है सम ऑफ हैवी लिफ्टिंग की वर्ब है विल बी लेफ्ट। व्हेन समथिंग इज लेफ्ट टू समबडी, उस चीज़ को उस आदमी पे छोड़ दिया जाता है, उसके डिस्क्रिप्शन पे रख दिया जाता है। आगे बढ़े नेक्स्ट पैराग्राफ पे। चलिए ग्रामर कॉन्सेप्ट है, फटाफट से इसको देख लेते हैं। देखो कॉन्सेप्ट ये कहता है, आपको ऑल और ईच और एवरी के बीच का डिफरेंस पता होगा। ऑल का मतलब होता है सभी, और ईच एवरी का मतलब होता है हर एक। मान लीजिए क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, मैं ऑल लगा रहा हूँ तब भी सभी की बात कर रहा हूँ, मैं ईच लगा रहा हूँ तब भी सभी की बात हो रही है, एवरी लगा रहा हूँ तब भी सभी की बात हो रही है। तो तीनों में फ़र्क क्या है? देखो जी ऑल जो है ना सभी की बात करेगा, लेकिन सभी को साथ लेकर के, ऑल 100 स्टूडेंट्स, इसलिए ऑल के बाद में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आती है। ऑल एक प्लूरलिस्टिक एडजेक्टिव है, हमेशा प्लूरल नाउन्स को मॉडिफाई करता है, ठीक है। ऑल की एज एन एडजेक्टिव बात हो रही है, एज ए प्रोनाउन नहीं हो रही। ऑल के बाद में ऑफ लग जाता है तब ये प्रोनाउन बन जाता है, तब इसकी सिंगुलर वर्ब होती है। तो अभी समझ गए ना, एडजेक्टिव के तौर पे ऑल जो है प्लूरल वर्ब और प्लूरल जो है नाउन को लेगा। लेकिन ईच एवरी जो है ना, ये 100 बच्चों की बात तो करते हैं, लेकिन सभी की इंडिविजुअली करते हैं, एक एक करके। जैसे ऑल ऑपरेशंस आर हैंडल्ड बाय द कंपनी मैनेजमेंट इटसेल्फ, सारे ऑपरेशंस हैंडल किए जाते हैं कंपनी मैनेजमेंट के द्वारा खुद। ऑल के बाद में ऑपरेशंस लिखा है, प्लूरल नाउन है, और वर्ब भी प्लूरल लगाई गई है, आर हैंडल्ड। लेकिन अगर इसको ईच से लिखना हो तो ईच ऑपरेशंस आर हैंडल्ड नहीं, आप लिखेंगे ईच ऑपरेशन इज हैंडल्ड। ऐसा क्यों? ऑपरेशन यहाँ भी मैनेजमेंट करने वाली थी, सारे ऑपरेशन यहाँ भी मैनेजमेंट करेगी, लेकिन ईच एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, एक एक को ब्रेक करके बताता है ये ऑपरेशन भी होगा, ये ऑपरेशन भी होगा, ये ऑपरेशन भी होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, हमेशा अपनी सिंगुलर वर्ब को लेकर के चलते हैं। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ईच और एवरी के बीच में क्या फ़र्क है? एवरी उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है जिसको आप इंडिविजुअली स्पेसिफाई ना कर सकें। एक एग्जांपल से समझेंगे, क्लास में 100 बच्चे हैं और अगर 100 बच्चों के नाम आप जानते हैं, उस क्लास के आप क्लास टीचर हैं या उस क्लास के स्टूडेंट रहे हैं, तो आप ईच की जगह एवरी का इस्तेमाल जो एवरी की जगह ईच का इस्तेमाल करेंगे। एवरी होता है जी ये सारे लोग जो हैं एक एक करके, लेकिन मैं एक को इंडिविजुअली नहीं जानता हूँ। ईच का मतलब होता है ये सारे लोग एक एक करके, और एक एक को मैं इंडिविजुअली पर्सनल लेवल पे जानता हूँ। तो ये आपको बीच का फ़र्क बता रहे हैं ईच और एवरी के, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, दोनों को इंटरचेंजेबली आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आता होगा, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इससे आपको एक और कॉन्सेप्ट को समझना है, मैनी और मैनी अ के बीच का। देखिए मैनी का मतलब है बहुत सारे लोग, मल्टीपल, और मैनी अ या एन का मतलब भी है बहुत सारे या मल्टीपल। लेकिन मैनी सबको टुगेदर लेके चलेगा, मैनी अ या मैनी एन सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब लेके सबको इंडिविजुअली लेके चलेगा। मैनी ऑपरेशंस आर हैंडल्ड बाय द कंपनी मैनेजमेंट इटसेल्फ, बहुत सारे ऑपरेशंस को हैंडल किया जाता है कंपनी की मैनेजमेंट के द्वारा, सभी ऑपरेशंस को इकट्ठा की बात हो रही है, मैनी ऑपरेशंस। लेकिन मैनी एन ऑपरेशंस आर हैंडल्ड, ये गलत है। अब बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, लेकिन एक एक करके एक एक ऑपरेशन की बात की जा रही है, तो ऑपरेशंस नहीं ऑपरेशन आएगा, और आर नहीं इज आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? ऑपरेशन के आगे ओ आ रहा है तो मैंने एन लगा दिया। मान लो यहाँ पे कुछ और नाउन आ रहा होता, कोई और जो है वॉल की जगह कॉन्सोनेंट आ रहा होता, तो फिर आ लग जाता। तो ए या एन जो है नाउन के हिसाब से आप चूज़ कर लेंगे, नेक्स्ट आने वाले वर्ड के हिसाब से, इनमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है।
लास्ट सेंटेंस आपको दे रहे हैं एज अ क्विज, सभी लोग इसको सही करेंगे इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए। चाइना हैज़ रिफ्रेन्ड फ्रॉम अटेंडिंग मैनी एन इंपॉर्टेंट G20 मीटिंग्स दैट वर होस्टेड बाय इंडिया। चाइना ने रिफ्रेन कर दिया है अटेंड करने से बहुत सारी मीटिंग्स को जो होस्ट की गई थी इंडिया के द्वारा। दो गलतियां इसमें, सब लोग ढूंढ के बताएं, मैनी और मैनी एन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, कमेंट्स में डालना, सही गलत आपको बता देंगे। चलिए बढ़े आगे, आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी, इन द फेस ऑफ सच ऑड्स इंडियाज एफर्ट्स टू इंश्योर द वाइटलिटी ऑफ G20 प्रोसेस हैव बीन वेलियंट एंड ऑल्सो वेल थॉट आउट वन। कह रहे जी, इन सारी एफर्ट्स को देखते हुए, इन सारे ऑड्स को देखते हुए, ऑड्स का मतलब होता है हेडविंड्स, अनफेवरेबल कंडीशंस या चैलेंजेस। कह रहे जी, सामना करते हुए सारी हेडविंड्स का, चुनौतियों का या ऑड्स का, इंडिया के जो एफर्ट्स हैं, जो कोशिशें हैं, जो है इंश्योर करने की, सुनिश्चित करने की वाइटलिटी को या जिंदा दिली को, एक्जुबिलेंस को या लाइवलीनेस को इस G20 प्रोसेस की। कह रहे वो सारे एफर्ट्स जो हैं वो रहे हैं वेलियंट, बड़े ही बहादुरी भरे, और साथ ही इस प्रकार के भी रहे हैं जो वेल थॉट आउट हैं, जो बहुत अच्छे से सोच समझ के किए गए हैं। वन यहाँ पे लगना नहीं चाहिए एफर्ट्स के लिए, वेल थॉट आउट वंस होने चाहिए। एफर्ट्स प्लूरल है तो वन की जगह वंस लिखा हुआ जरूरी होना चाहिए। एफर्ट सब्जेक्ट है, हैव बीन इसकी वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव प्लस में लिंक वर्ब बिन। वेलियंट, करेजियस है ना, ब्रेव जिसमें गैलेंट हो, है ना, बहादुरी भरा होता है, वो होता है वेलियंट। वाइटलिटी यानी जिंदा दिली, इसको एनर्जी या लाइवलीनेस भी बोलते हैं। कह रहा मिस्टर मोदी मेड इट क्लियर फ्रॉम द बिगनिंग दैट इंडिया वुड नॉट टेक साइड्स इन द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। कह रहा मोदी जी ने क्लियर कर दिया था इस चीज़ को शुरुआत से ही कि इंडिया कोई पक्ष नहीं लेगा, कोई टेक साइड नहीं करेगा यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में, एंड इंस्टेड फोकस्ड ऑन इश्यूज अफेक्टिंग द ग्लोबल साउथ। और मोदी जी ने फोकस किया, मोदी मेड इट क्लियर, मोदी फोकस्ड ऑन इश्यूज, दूसरी वर्ब है मोदी जी की। तो कह रहा है इंस्टेड, बजाय इसके, मोदी जी ने फोकस किया उन इश्यूज़ पे जो अफेक्ट करते हैं ग्लोबल साउथ को। ग्लोबल साउथ मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़, विकासशील देश, जो अभी भी समझ गए ना, परचेज पावर पैरिटी में बहुत आगे नहीं बढ़े हैं, ग्लोबल इकोनॉमी का पार्ट नहीं है। और ये सारा काम किया होल्डिंग अ समिट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, पुटिंग इश्यूज ऑफ फूड, फर्टिलाइजर एंड एनर्जी सिक्योरिटी, मल्टीलेटरल रिफॉर्म एंड ग्लोबल गवर्नेंस अबव जियोपॉलिटिकल इश्यूज़। ये सारा काम मोदी जी ने किया बड़ी समझदारी के साथ में, होल्ड करते हुए एक समिट को, एक शिखर वार्ता या कॉन्फ्रेंस को, जो थी डेवलपिंग कंट्रीज़ की, विकासशील देशों की, जिसमें पुट किया गया, रखा गया इन सारे इश्यूज़ को, ये सारे के सारे इश्यूज़ को। और कहाँ रखा गया? रखा गया ऊपर या आगे जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के, वैश्विक राजनीति के मुद्दों से। ये सारे इश्यूज़ थे फूड के, फर्टिलाइज़र के, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी के, मल्टीलेटरल रिफॉर्म के, ग्लोबल गवर्नेंस के। तो इस तरीके से मोदी जी ने शुरू से ही इस मामले को बड़ा बैलेंस बना करके रखने की कोशिश की। मोदी की दो वर्ब्स हैं, पहली वर्ब है मेड, दूसरी वर्ब है फोकस्ड। इंडिया की वर्ब है वुड नॉट टेक, टेक साइड्स करना यानी किसी की तरफ लेना। होल्डिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन है। व्हेन मिस्टर मोदी मेड इट क्लियर एंड मिस्टर मोदी फोकस्ड ऑन दीज इश्यूज, ही वॉज होल्डिंग अ समिट ऑन डेवलपिंग कंट्रीज एंड पुटिंग ऑल दीज इश्यूज अबव जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, है ना। ऐसे आप इसको याद रखें, ये काम जो है हाथ के हाथ साथ के साथ चल रहा था। कह रहा है इंडिया इवन होस्टेड द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। इंडिया ने यहाँ तक की मेजबानी की इस समिट की, इस टॉप कॉन्फ्रेंस की, जो है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, आवाज़ पूरे ग्लोबल साउथ की, विकासशील देशों की। कह रहा है मिस्टर मोदी ऑल्सो चैम्पियन द इंडक्शन ऑफ अफ्रीकन यूनियन इनटू द G20 विच विल बी अ फेदर इन द कैप, इंडियाज कैप इफ़ इट गोज थ्रू। कह रहा मोदी जी ने यहाँ तक की चैंपियन किया। चैंपियन करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के पीछे पड़ जाना और उस काम को करवाने की ठान लेना, है ना, संकल्प ले लेना, मैं करवा के रहूँगा, लाइक ए चैंपियन। तो कह रहा मोदी जी ने बड़े ज़ोरों शोरों से इस कैंपेन को भी छेड़ा, चैंपियन किया, जो था इंडक्शन का या शामिल किए जाने का नए सिरे से अफ्रीकन यूनियन को G20 में। और कह रहे जो कि एक फेदर इन इंडियाज़ कैप होगा, जो एक महान उपलब्धि होगी। फेदर इन इंडियाज़ कैप मतलब किसी की कैप में फेदर, यानी एक अचीवमेंट जो उसके लिए प्राउड होने की बात हो, जो एक महान उपलब्धि होगी अगर ये काम गो थ्रू हो जाता है, अगर मोदी जी इस काम में कामयाब होते हैं। मोदी की वर्ब है चैंपियन, विच की वर्ब है विल बी, विच आया इस पूरे काम के लिए, इंडक्शन के लिए। फेदर इन समवंस कैप यानी किसी की टोपी के अंदर पंख, मतलब एक बड़ी कामयाबी या बड़ी उपलब्धि जिसके लिए उसको कोई प्राउड हो। कह रहा इंटरनली द इंडियन G20 प्रेसिडेंसी हैज़ बिन मार्क्ड बाय
a distinct effort to democratize the process by holding 220 meetings across 60 Indian cities। कह रहा है अगर घरेलू तौर पे देखें इंटरनली तो इंडिया का जो G20 प्रेसिडेंसी है वो मार्क्ड रहा है, उसका ये आपको निशान मिलेगा हर जगह, उसकी ये विशेषता मिलेगी, करेक्टरिस्टिक मिलेगा, और ये मार्क्ड होगा एक डिस्टिंक्ट एफर्ट के द्वारा, एक बहुत ही खास कोशिश के द्वारा जो थी लोकशाही में कन्वर्ट करने की, डेमोक्रेटाइज करने की, इस पूरी प्रोसेस को G20 की होल्ड करके 220 मीटिंग्स को भारत के 60 अलग अलग शहरों में, विच दो कॉस्टली एक्सपेंसिव हैज़ इंश्योर्ड अ शोकेसिंग ऑफ इंडियाज डिवर्सिटी। कह रहे जो एक ऐसी चीज़ है, हालांकि काफ़ी एक्सपेंसिव है, कॉस्टली, बहुत बड़े स्केल पे महंगी चीज़ है, सबको बार बार मूव करना, 60 शहरों तक लाना ले जाना, वीआईपी बंदोबस्त करवाना, महंगा तो है, लेकिन इसने इंश्योर किया है, सुनिश्चित किया है कि हम शोकेस कर सकें, मोदी जी दिखा सके भारत की विविधता को, डाइवर्सिटी को, कि भारत जो है सिर्फ नई दिल्ली नहीं है, कन्याकुमारी से लेकर के वहाँ आसाम तक भारत ही भारत है, जहाँ भी आप जाओगे हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। तो ये इंटरनल हमारा डेमोक्रेटाइज करने का बहुत सफल कोशिश रही है मोदी सरकार की। प्रेसिडेंसी की वर्ब है हैज़ बिन मार्क्ड, विच की वर्ब है हैज़ इंश्योर्ड, इंश्योर करना, सुनिश्चित करना, कॉस्टली मतलब बहुत बड़े स्केल पे, बहुत बड़े लेवल पे। डाइवर्सिटी आप जानते हैं विविधता को बोला जाता है। कह रहे इंडिया G20 मोमेंट इज ऑलरेडी मेमोरेबल बट द डेज अहेड विल बी क्रूशियल इन समिटिंग इट्स लेगेसी। कह रहे इंडिया की जो G20 मोमेंट है वो पहले से ही मेमोरेबल है, याद करने लायक है। इतने चैलेंजेस हुए हैं, इतना कुछ हुआ इस साल में, याद तो हमें रहेगा, लेकिन आने वाले डेज जो हैं वो क्रूशियल होंगे सीमेंट करने में, मजबूत करने में, सीमेंट की तरह इंडिया की विरासत को, लेगेसी को। याद तो हमें रहेगा इंडिया G20 का जो है प्रेसिडेंट रहा 23 में, और 23 में बहुत कुछ हुआ, लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी हुआ, अच्छी विरासत बना पाए, उसके लिए आने वाले दिन बड़े क्रूशियल होंगे। मोमेंट की वर्ब है इज, डेज की वर्ब है विल बी, सीमेंट एक वर्ब है यहाँ पे, नाउन नहीं है। सीमेंट लगा के आप चीज़ों को मजबूत बनाते हैं, प्लास्टर करके, है ना। तो सीमेंट वर्ब का मतलब होता है किसी चीज़ को मजबूत बनाना, सीमेंट करना लेगेसी को। कह रहे जी दैट लेगेसी हिंजेस ऑन एंश्योरिंग अ ट्रूस अमंग इट्स फ्रैक्शियस मेंबर्स। कह रहे ये सारी विरासत हिंज ऑन करेगी, या ये निर्भर करती है, रिलाय या डिपेंड ऑन करती है, एंश्योर करने में इस चीज़ को, और किसको, एक ट्रूस को, एक समझौते को, इन सारे इसके जिद्दी मेंबर्स के बीच में, ढीठ मेंबर्स के बीच में, आपस में लड़े हुए ना सब G20 वाले, फ्रैक्शियस मेंबर्स हैं। कह रहे दैट अलाउज फॉर ए कंसेंसस ओवर द विजन ऑफ वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। कह रहा है जो कि अलाउ फॉर करेगा एक कंसेंसस को, एक सहमति को, इस विजन पे जो है वसुधैव कुटुंबकम की, आने वाले कुछ दिनों में, वन वर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, जो सनातन धर्म का या इंडियन वैदिक कल्चर का पुराना नारा है, इसको हम कैसे कंसेंसस को, कंसेंसस के अंदर साइन करवा पाएंगे, इस चीज़ को आने वाले डेज में हम देख पाएंगे। लेगेसी की वर्ब है हिंजेस ऑन, हिंज के बाद में ऑन लगेगा, आप जानते हैं, एट नहीं लगाएं। दैट की वर्ब है अलाउज फॉर, अलाउ फॉर करना, किसी चीज़ का इंतजाम करना। बड़े आगे क्विज पे, क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, वो बीच में समझाने में निकल गए ना 5 मिनट। अब आ जाओ फटाफट से क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है जी मेन चैलेंज क्या है जो इंडिया ने फेस किए हैं अपनी G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान, जैसा कि पैसेज में बताया गया है। देखो पैसेज में कोरोना की बात भी हुई है, यूक्रेन की बात भी हुई है, बदमाश चाइना की बात भी हुई है, लेकिन आपसे मेन पूछा है, मेन सबसे पहले जो मेन चैलेंज है उनकी बात करनी है, ठीक है। तो देख लो 4 चैलेंज आपके सामने रख दिए मैंने। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन, चाइना टेंशन या यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, डेवलपिंग वर्ल्ड की लीडरशिप की एब्सेंस G20 में, या गरीबी, पैसे की तंगी, क्लाइमेट फाइनेंस के लिए। चलो मेरे ख्याल से आंसर निकाल लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इजी है, गलत हो जाए तो खुद का कहानी मरोड़ लेना, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ। कह रहे जी इंडिया ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान पूरी प्रोसेस को जनतांत्रिक बनाने के लिए, डेमोक्रेटाइज करने के लिए क्या करके दिखाया। तो ये आंसर ही बहुत ईजी है, मैं सबसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सही ही करोगे। बहुत छोटे छोटे मैंने ऑप्शन बनाए हैं आज, है ना, आपके लिए। थर्ड और फोर्थ जो हैं बड़े ईजी हैं, ग्रामर बेस्ड हैं। फेवरेबल कंडीशन के लिए एक वन वर्ड पूछा आपसे जो कि विंड से ख़त्म होगा, कंडीशन है तो विंड्स से ख़त्म होगा, देख लो कौन सी विंड्स होंगी वो। और फेदर इन वंस कैप के लिए आपसे मीनिंग पूछा है, तो सिंपल सा मीनिंग है टोपी में लगा हुआ पंख आपका क्या होता है ना। वेलिएंट वर्ड का सिनोनिम पूछा है, मेरे ख्याल से बड़ा इजीली बता दोगे। ब्रेव होता है, अनफेवरेबल कंडीशन होता है, सोसाइटली इक्वल होता है, या टू मेक मैटर्स वर्स होता है। 6वें 7वें 8वें यानी 3 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर मिलेगी मैनी अ की वजह से,
इसकी वजह से 2 एरर्स मिलेंगी और दूसरी एरर मिलेगी इस हिंज नाम के वर्ड के आसपास। कमेंट सेक्शन में आंसर डाल दिए, चेक कर लो। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से कमेंट से बताना। कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई सजेशन, कोई क्वेश्चन डाल सकते हैं आप कमेंट्स में। टेलीग्राम को ज्वाइन करें, कोर्सेज अवेलेबल है ऐप पे, जाकर के फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आप एक स्पून फीडिंग किसी कोर्स में नहीं करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, मेहनत करना बेसिक से अगर चाहते हैं आप सीखना, यू आर वेरी वेलकम इन द कोर्सेज। अंटिल देन